हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। छात्रों, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी इसके पहले भी बताया था, लेकिन अब मैं बिंदुओं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को समझाने के तौर पर मैंने चाहता हूं कि आप समझ जाएं क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। प्रत्येक चीज़ों को संक्षेप में हम यहाँ पर बताते चलेंगे। हम ज़्यादा नहीं लिखने की कोशिश करेंगे, बोल देंगे, समझ लीजिएगा। और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर इसमें जो क्लास 12 में जाने वाले हैं या क्लास 12 में इसमें हैं, उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो हम चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, कणों की व्यवस्था यानी अगर ज्यामिति कणों की पूछी जाए तो क्या होती है? निश्चित होती है। यहां पर हम गुण में रख लेते हैं कणों की ज्यामिति। दूसरा हेडिंग ले लेते हैं, कणों की ज्यामिति। यानी ज्योमेट्री, कणों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो कणों की ज्यामिति जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। कि निश्चित अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन ठोस में, जबकि अक्रिस्टलाइन ठोस में कणों की ज्यामिति जो है निश्चित नहीं होती। यानी ठीक समझ लगे नहीं? तो ये इसमें क्या हो, हम कह देंगे निश्चित। कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है। और यहां पर क्या है? कणों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं, कणों की ज्यामिति जो है वो निश्चित नहीं होती। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं? यही कणों की ही बात कर रहे हैं, तो एक दूसरा पॉइंट है कि कणों की व्यवस्था का जो क्रम है वो कौन होता है? इसमें दीर्घपरास व्यवस्था होती है, इसमें लघुपरास व्यवस्था। अर्थात कणों की व्यवस्था का दूसरा ही पॉइंट, कणों के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेते हैं। कणों की व्यवस्था अरेंजमेंट, बात वही से ही आ जा रही है। ज्यामिति में भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल वे में एक निश्चित होता है। और इसमें है कणों की व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपरास व्यवस्था। हमने बताया था कि एक प्रकार की ज्योमेट्री का जो ऑर्डर होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लंबे रेंज का होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं दीर्घपरास व्यवस्था। और जबकि इसमें क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी लघुपरास व्यवस्था होती है। समझे कि नहीं? कणों की व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपरास दीर्घपरास व्यवस्था। इसमें क्या होती है? लघुपरास व्यवस्था। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट, अब किसकी तरफ चलते हैं? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक, अब वो तुम्हारे कैसे ठोस होते हैं? झूठे ठोस होते हैं। अर्थात प्रकृति कैसी है इनकी? यानी प्रकृति कैसी है? वास्तविक ठोस है। ये वास्तविक ठोस। और ये क्या है? आभासी ठोस या सुपर कोल्ड लिक्विड। यानी ये वास्तविक ठोस हैं होते हैं, ये आभासी ठोस यानी झूठे ठोस, या अतिशीलन या सील्ड कह सकते हैं, द्रव। सुपर कोल्ड लिक्विड भी से बोला जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया, कणों की व्यवस्था हो गई,
कणों की ज्यामिति हो गई, कणों की व्यवस्था हो गई और प्रकृति हो गई। अब नेक्स्ट चीज जरा दिमाग लगाइए, चौथा पॉइंट क्या है हो सकता है? विदलन। जब आप इसे काटेंगे, ठीक, इन ठोसों को जब आप दोनों प्रकार के ठोसों काटेंगे तो इसमें काटने के पश्चात तल जो है वो समान दिखता है और इसमें काटने पर तल क्या होता है? खुरदरा दिखने लगता है, सतह खुरदरी दिखती है। तो इसमें काटने के पश्चात, विदलन के पश्चात क्या हो? सतह खुरदरी लिख सकते हो, सतह। इसमें सतह चिकनी होती है, सतह चिकनी और चमकीली, चमकीली होती है। विदलन जब काटोगे, इसको चाकू से या किसी चीज से काटोगे तो सतह चिकनी होगी या चमकीली होगी। इसमें जब आप करोगे तो सतह क्या होती है? खुरदरी बनेगी, सतह दरी, सतह इसमें खुरदरी होती है। अब नेक्स्ट क्या है? अभी हमने पढ़ाया था दैशिकता के बारे में, अर्थात दैशिकता क्या है? ये विषमदैशिक होता है, अर्थात इनके कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता भिन्न भिन्न दिशाओं में मान भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसलिए ये विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक, जबकि इनके मान भिन्न भिन्न दिशाओं में चालकता या अन्य कंडक्टिविटी, अन्य चीज़ें जो भी होती हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, इनके मान सभी दिशाओं में समान होते हैं, इसलिए समदैशिक होते हैं। ये समदैशिक होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गलनांक की। पांचवा पॉइंट है गलनांक। जब हम इन्हें गलाते हैं, समझे, जब हम इन्हें गलाएंगे तब क्या होता है? यह एक निश्चित पॉइंट पर, यानी गलनांक की बात कर लेते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर ये गल जाते हैं, लेकिन ये इनका गलनांक जो है एक दीर्घ-प्रास का होता है, मतलब कि निश्चित पॉइंट पर गलेंगे नहीं बल्कि लंबे समय के पश्चात ही गल पाते हैं। तो गलनांक इनका क्या होता है? निश्चित बिंदु पर होता है, अर्थात निश्चित तापमान पर, निश्चित ताप पर गलनांक इनका एक निश्चित ताप पर होता है। इनका गलनांक जो होता है वो ताप निश्चित नहीं होता, एक लंबे परास में होता है। ताप निश्चित नहीं, एक लंबे परास में होता है, ताप निश्चित नहीं, दीर्घ परास में होता है, यानी दीर्घ परास में, लंबे दीर्घ परास में, एक लंबे रेंज में होता है। ठीक, इनका जो गलनांक होता है वो लंबे उसमें होता है। अब हमारे हिसाब से कौन सा पॉइंट आपका बचा? कणों की ज्यामिति भी हो गई, कणों की व्यवस्था भी हो गई, प्रकृति भी हो गई, आपने जान लिया, विदलन के पश्चात चमकने की सतह भी जान ली, दैशिकता भी समझ लिया, गलनांक भी हो गया। अब मेरे हिसाब से आपका कि गलन उष्मा, फिलहाल वो गलनांक से ही होता है, गलन उष्मा, इसे एंथैल्पी या फ्यूजन भी बोलते हैं, निश्चित होती है, उसमें निश्चित नहीं होती है, अर्थात गलन उष्मा का मान इसमें निश्चित होता है, निश्चित, और इसमें निश्चित नहीं। गलन उष्मा का मान जितना होता है वो उसमें निश्चित होता है, इसमें निश्चित नहीं होता। और उदाहरण के तौर पर तो हमने पिछले वाले में ही पहले ही बता दिया है कि उदाहरण जितने भी आप साल्ट्स ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, अब मोस्टली बर्तन्स जो आपके हैं, मेटल्स हैं, वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में प्लास्टिक, रबड़, अमॉर्फस सिलिका, जो अभी हमने इसके पहले आपको बताया था
ये सभी, और लकड़ी भी जो आप यूज करते हो उसमें बहुत चीज़ें एमारफस स्टेज की होती हैं, जो आपके दरवाजे या वो लकड़ियों के बने होते हैं। बाकी अन्य चीज़ें में भी बहुत चीज़, आप कपड़े पड़े भी यूज करते हो, पॉलीमर इसमें बहुत प्रकार के होते हैं, वो भी अकस्टडी अवस्था में ही होते हैं। ठीक, तो ये सब तुम्हारे उदाहरण हो गए। हमको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं महसूस कर रहा हूँ कि लिख दें। तो चलिए, ये सब चीज़ें आपकी हो गई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग सेटिस्फाइड होंगे मेरे इस वीडियो से।